हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बढ़िया चल रही होगी। लाइफ भी आपकी बहुत सॉर्टेड चल रही होगी। तैयारी कर रहे हो, वैसे सॉर्ट कैसे हो सकती है, बट स्टिल आई विश आप लाइफ को सॉर्टेड जी रहे होंगे। आज मैं अंशुल आपके लिए लेकर आया हूँ ज्ञानम पर ऑनलाइन न्यूज़। ठीक है जी, हमारी जो मैगजीन है उसकी सीरीज़ को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारी मंथली मैगजीन छपती हैं उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप लोग उसको बाय तो करते ही हैं, लेकिन कई बार होता है उसके अराउंड भी काफ़ी सारी न्यूज़ होती हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो मैगजीन ही है, इसको मैं सेक्शन वाइज लेकर चलूँगा, जैसे कि नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, स्टेट न्यूज़ है, इस तरीके से इसको हम लोग कवर अप करके चलेंगे। ठीक है, सो वी विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद द सेशन। और क्रिस्पी सेशंस रहेंगे क्लास, मतलब मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। और इट विल बी इन अ पार्ट्स। ठीक है, पहले नेशनल न्यूज़ होंगी, फिर इंटरनेशनल होंगी, इस तरीके से ये पार्ट्स में रहेगी, तो सारे पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बाद में जाकर मैं सारे पार्ट्स को क्लब करवा दूंगा, लेकिन आप इसको बाय पार्ट्स में ही देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा मंथन ना हो दिमाग का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ अगर हम बात करते हैं तो 3 भारत रत्नास अनाउंस। ठीक है, 3 भारत रत्न जो है मेजरली वो अनाउंस किए गए थे। आई होप ये न्यूज़ आपने सुनी होगी, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी नाम था, एक और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का नाम था, और एक बड़े कुख्यात जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट हुए हैं डॉक्टर स्वामीनाथन साहब, उनका भी इसमें नाम था। तो 3 लोग ऐसे जिनको भारत रत्न से इस बार सम्मानित किया गया है। ठीक है, वैसे टोटल 5 लोग हो चुके हैं क्लास, मैं आपको जनरली बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा। 2 लोग और हैं, एक है आपके पास लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, जो बीजेपी के बड़े कुख्यात नेता रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है, जो बिहार की पूरी जो पॉलिटिक्स है उसमें जन नायक के नाम से जाने जाते हैं, और बड़े बड़े ही पोलाइटेड और आपके हम्बल्ड नेताओं में से एक रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी। तो उन्हें जो मिला है भारत रत्न, वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। देर से मिला है, मिला जरूर है, लेकिन तो 5 लोग टोटल हो गए जिनकी इस बार भारत रत्न पे अनाउंसमेंट हुई है। थोड़ा सा इसको ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज भी किया कि ये कोई मान की बात नहीं है, आपने भारत रत्न के गौरव को ठेस पहुंचाने की कोशिश की कि एक साथ ही आपने इलेक्शन से जस्ट पहले 5 लोगों का अनाउंसमेंट कर दिया। तो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, हमारे लिए तो करंट अफेयर है, तो हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, जो कि किसानों के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो किसान दिवस है वो चौधरी चरण सिंह के दिवस पर ही बनाया जाता है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इनके समय के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय पर थे, मनमोहन सिंह जी की जो जोड़ी थी, ऐसा माना जाता था कि मनमोहन और नरसिम्हा की जो जोड़ी है, इसने उस समय पर हमें उस फाइनेंशियल टॉर्माइल से बाहर निकाला था। शायद जो टॉर्माइल या इकोनॉमिक डिप्रेशन हमें खा जाता, तो ये 2 लोगों का बहुत ज़बरदस्त उस समय का डिसीजन मेकिंग थी, जिसकी वजह से वी कुड हैव सर्वाइव। एलपीजी रिफॉर्म्स आपने कभी इकोनॉमी में पढ़े होंगे, और 1991 1992। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप हमारे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन 2025 से लेकर 2023 तक का इनका जन्म है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहे जाते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि इनको बहुत लेट भारत रत्न मिला है, इन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आजकल जो हम एमएसपी का मुद्दा सुन रहे हैं, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है देश में, उस एमएसपी और उस एमएसपी की कैलकुलेशन को लेकर भी जो रिपोर्ट थी वो स्वामीनाथन रिपोर्ट ही थी। 2004 में मनमोहन सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी, जिस कमेटी के हेड डॉक्टर स्वामीनाथन ही थे। बहुत शानदार इसमें इन्होंने रिपोर्ट्स दी थी, बहुत शानदार सजेशंस उस समय पर इसके दिए गए थे, लेकिन सरकारें कमेटियां तो बिठाती है पर सजेशंस नहीं मानती हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भी वादा किया था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन C2 कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग 1.5 गुना दे रहे हैं, लेकिन 1.5 गुना वो किसका दे रहे हैं, आपके पास A2 का दे रहे हैं ना। जो आपका एमएसपी का फॉर्मूला है A2 + CL, उसका FL जो उसको वो कैलकुलेट दे रहे हैं करके, क्योंकि किसानों की डिमांड C2 यानी कि कंपनसेटरी जो हमारे पास सिस्टम बनता है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो स्वामीनाथन साहब की ही रिपोर्ट थी, जहाँ पे किसानों की आय को बढ़ाने का एक सरल तरीका जो था वहाँ पर उसमें बात हो रही थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेट है, इनको मिलना चाहिए था। वर्ल्ड का जो पहला वर्ल्ड फूड सेफ्टी प्राइज था वो भी स्वामीनाथन साहब को मिला है। आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन सुनिए क्लास में, आपको थोड़े से क्वेश्चन का आइडिया बताता हूँ। स्वामीनाथन साहब को तकरीबन 37 के आसपास इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं क्लास। अब ये पेपर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिला, ये तो सवाल आ जाएगा।
अरे दुनिया को पता है यार स्वामीनाथन साहब को अवार्ड मिल गया है, लेकिन इन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स कौन से मिले हुए, इन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो प्लीज गो थ्रू दैट फुली। ठीक है, 36 के आसपास इनको नेशनल अवार्ड्स मिले, अब ये भी 37वां हो गया होगा, बट टैली कर लीजिएगा प्लीज, 37 ही है जहां तक मुझे ठीक समझ में आ रहा है, तो प्लीज फॉलो दैट। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति हमारे देश में जिन्हें भारत रत्न मिला है, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं, जो इन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा की थी, जिसकी वजह से हमें अभी कुछ समय पहले राम मंदिर को बनते हुए देखने का सौभाग्य जो मिला है। ठीक है, तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है इसे बनाने में। ठीक है, और 1977-79 में जब जनता दल की सरकार बनी थी, उस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर थे, बाद में होम मिनिस्टर भी रहे, और लास्ट में आपको दिखता है कि मैंने बताया कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर भी रहे हैं। ठीक है जी, तो अपने आप में ही बड़े शानदार व्यक्ति रहे हैं, बहुत एक्सेप्शनल व्यक्ति रहे हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी की जो 2 पिलर्स हैं, सबसे बड़े पिलर्स अगर आप कहेंगे, तीसरे पिलर आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन पहले 2 बड़े स्तंभ उसमें जो हैं, उनमें एक पिलर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरे हैं हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, आप मान के चल सकते हैं कि बीजेपी इन्हीं 3 स्तंभों पर टिकी है हमेशा। ठीक है, फिलहाल अभी एक व्यक्ति इनको संभाल रहे हैं। भारत रत्न की बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है क्लास कंट्री का, आपको याद रखना चाहिए इसको। ठीक है जी, और इसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है इसे अवार्ड करता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर्स का नाम भी याद रखिए जिन्होंने खुद का नाम रिकमेंड किया हुआ है। 1 वॉज जवाहरलाल नेहरू, 1 वॉज इंदिरा गांधी एंड 1 वॉज राजीव गांधी। याद रखिएगा 3 लोग, 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद का नाम भी नॉमिनेट किया है भारत रत्न के लिए, वो आपके और उनको मिला भी था। 1 वॉज डॉक्टर मनमोहन, सॉरी माय बैड, जवाहरलाल नेहरू जी, और इंदिरा गांधी जी एंड राजीव गांधी जी। ठीक है, 1954 में इसे स्टार्ट किया गया था। उस समय पर 3 लोगों को ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक तो है हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, बड़े दिग्गज फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे फ्री इंडिया के। सीवी रमन साहब को मिला था, जिन्होंने रमन इफेक्ट उस समय दिया है, नोबेल प्राइज विनर थे 1928 के। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी बड़े शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, टीचर्स डे इन्हीं के सम्मान में बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारी जो न्यूज़ थी दैट वाज अराउंड द अनाउंसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर भारत रत्न ऑफ दिस पर्टिकुलर। याद रखिएगा, क्वेश्चंस क्लास पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस विजिट्स इंडिया। ठीक है, ग्रीक के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत आए थे। मिस्टर कैरियोकॉस मिथोस्टिकस जो हैं ये आए थे भारत में 20 फरवरी को, 4 दिन का इनका विजिट था। ठीक है, 9th रायसेना डायलॉग जो था वहां पर ये पार्टिसिपेंट रहे, वहां पर इन्होंने बातचीत भी की, और मुंबई में जीएमआर ग्रुप के साथ इनकी जो मीटिंग थी वो बड़ी हाईली मतलब कंसिडर की जा रही है कि आने वाले समय में बहुत बेनिफिशियल रह सकती है हमारे लोगों के लिए। ठीक है, तो मीटिंग सिर्फ इतनी ही थी। आप कुछ बेसिक चीज़ें याद रख सकते हैं ग्रीस के बारे में। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स हैं आपके पास एजियन के अराउंड, ग्रीस जिससे मिलकर बनता है और दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। एथेंस इसकी कैपिटल है और यूरो इसकी आपके पास करेंसी है, और मिस कैटरीना जो है वो यहाँ की प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद दिखेगा कि नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के ट्रिप पर थे यूएई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है। सबसे पहले तो वहाँ के राष्ट्रपति जिनसे उनकी मुलाकात हुई, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, जहाँ पर उनसे उनकी बातचीत हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर की पॉइंट्स है इस मीटिंग के उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वैसे तो डजन्स, मतलब आपको दिखेगा कि तकरीबन 6-7 पैक्ट यहाँ पर साइन हुए हैं। ठीक है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसके बारे में G20 में लास्ट ईयर बात हुई थी। ठीक है, और हालांकि ईरान और पाकिस्तान के युद्ध के बाद उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव अबाउट दैट। एंड अनदर वाज प्रोटेक्टिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, जो इंडिया और यूएई के बीच में इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत सारे भारतीय लोगों ने बिजनेस यूएई से ऑपरेट किए हुए हैं। यूएई उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी जगह है जिन लोगों को मोटा पैसा कमाना है और टैक्स से बचना हो। 8-8 करोड़ तक तो यहाँ टैक्स ही नहीं लगते यार। ठीक है, बढ़िया जगह है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ है कि BAPS जो मंदिर है हमारे पास, ठीक है, जो स्वामी अक्षरधाम जो हमारा मंदिर है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। पहला हिंदू टेम्पल ये अबू धाबी में कंसिडर किया गया। कुछ लोग बात कर रहे थे कि यूएई में पहले से मंदिर है, तो बात यूएई की नहीं हो रही है, अबू धाबी की हो रही है। अबू धाबी में पहला मंदिर है, यूएई में ऑलरेडी मंदिर थे। ठीक है, प्लीज इसको
एग्जेगरेट मत कीजिए। कुछ लोग बात को समझते नहीं है, लेकिन न्यूज़ में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ऑनलाइन बोलते रहते हैं। अबू धाबी का पहला मंदिर है, यूएई का नहीं है, यूएई में ऑलरेडी टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि एक की नोट दिया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के अंदर दुबई के अंदर, ठीक है, जो कि उसमें मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर्स में रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद पीएम मोदी साहब हमारे दोहा गए थे, ठीक है, कतर की जो राजधानी है, जहाँ पे जो वहाँ के अमीर हैं दैट इज शेख तामिम बिन हमाद अल थानी, जहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ है कि जो नेवी के ऑफिसर्स जो रिटायर्ड थे उनको पकड़ा हुआ था, जिनमें इनकी फांसी मुकर्रर कर दी गई थी, उनमें उनको बचाया जा चुका है। एक को छोड़कर तकरीबन सबके सब लोग स्वदेश वापस आ चुके हैं। तो ये एक बड़ी डिप्लोमेटिकल जीत भारत की कंसीडर की जा रही है, ठीक है। और आज की डेट में आप देखेंगे तो भारत का जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, या फिर हम लोग कहें कि फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करें, तो इट मार्क्स द एक्सीलेंस इन द प्रेजेंट डे। तो वो जयशंकर साहब हो जाएं, मोदी जी हो जाएं, फिलहाल भारत अपने गोल्डन पीरियड में है। अगर मैं डिप्लोमेसी की बात करता हूँ, फॉरेन रिलेशंस की बात करता हूँ, तो ठीक है, ऑन पेपर इट इज ऑन अ गोल्डन पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद 9th रायसेना डायलॉग्स, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे कि ग्रीस के जो प्रधानमंत्री है इसमें आए हुए थे, ठीक है। तो आपको दिखेगा इस बार जो थीम दिया गया है इस रायसेना डायलॉग का, जो आपके पेपर का क्वेश्चन भी बन सकता है, चतुरंगा, ठीक है, चतुरंगा इसका दिया गया है। कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट को समझो, उसके बाद उसमें कंटेस्ट करो, उसे ठीक करने की कोशिश करो, कॉपरेट करो आपस में, और क्रिएट करो, ठीक है। ये थीम दिया गया है। तो आपको दिखेगा कि 115 कंट्रीज से तकरीबन 2500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें रहे, जिसमें चीफ गेस्ट ग्रीक के प्रधानमंत्री रहे थे आपके पास कैरियोकॉस। इसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके अंदर आए हुए थे। और अगर हम लोग बात करें कि रायसेना डायलॉग है क्या, तो ये भी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है। आपको दिखेगा रायसेना डायलॉग इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति क्या कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मुद्दों को कैसे समझाया जा सकता है, कैसे सुलझाया जा सकता है, उसके ऊपर यहाँ पर बातचीत होती है, ठीक है। तो इन मुद्दे जो दुनिया में अभी फिलहाल बहुत चैलेंजिंग है, उसके ऊपर यहाँ कंटिन्यूशन में आपको दिखेगा रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर मत्था मारा जाता है। बड़े बड़े थिंक टैंक्स यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, दे कम विद द प्रॉब्लम्स, दे कम विद द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो एक अपने आप में ही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को करवाती है, और ये 9th इस बार का कॉन्फ्रेंस था। 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था, ताकि ग्लोबल लेवल पर जो इश्यूज हैं इंडिया में आकर डिस्कस किया जाए। ये एक आप कह सकते हैं कि अगेन इट्स अ जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट कि आप इतनी बड़ी मीटिंग को भारत में करवाते हैं, ठीक है। थीम याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ गेस्ट आपको पूछा जा सकता है, बाकी नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट नलिफाइज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये बीजेपी के लिए फिलहाल झटका है, लेकिन एसबीआई भी गेम खेल गई। उसने कहा कि हम 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आपको डाटा देंगे, उससे पहले नहीं देंगे, लेकिन तब तक आपको दिखेगा इलेक्शंस हो जाएगा। आपकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करती थी, ठीक है। यानी कि अगर मुझे बीजेपी को पार्टी फंड में डोनेट करना है तो आई जस्ट गो एंड विल बाय द बॉन्ड। 10,000 का, 1 लाख का बॉन्ड वहां पे जाके क्या कर सकता था, बाय कर सकता था। और वो मनी सीधी किसके पास चली जाएगी, बीजेपी के पास चली जाएगी एज अ इलेक्शन फंड, ठीक है। तो 15 फरवरी को इस बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा कि पॉलिटिकली या हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है वहां पर इसमें क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले बात याद रखिए कि इस बेंच को खुद लीड कर रहे थे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, और इनका मानना है कि ये एक वायलेशन है आर्टिकल 19(1)(a) की, दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आप किसी को इस इंफॉर्मेशन को कर्टेल्ड करते हो और उस बात को दबाते हो तो ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंफॉर्मेशन के ऊपर बात उठाती है। तो आप याद रख सकते हैं कि इसमें जिस आर्टिकल की वायलेशन, फंडामेंटल राइट की वायलेशन की बात हुई है वो 19(1)(a) है हमारे पास, ठीक है। एसबीआई को बोल दिया गया है कि आप 6 मार्च तक अपने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं उनको स्टॉप कीजिए, सबमिट कीजिए सारी डिटेल्स को, और इलेक्शन कमीशन को बोला गया कि 13 मार्च तक आप उसको पब्लिक करें। लेकिन एसबीआई ने इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है कि हम 30 जून तक का टाइम मांगते हैं, और 30 जून तक तो इलेक्शन हो जाएंगे यार, ठीक है। चलिए ठीक है जी, अब आपको दिखेगा कि जो 15 दिन की वैलिडिटी के अंदर वो उसको वापस करना था, ये एक थोड़ा झटका था बीजेपी की सरकार के लिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडिया एनर्जी वीक हेल्ड इन गोवा, ठीक है। 2024 में 6 से लेकर 9 फरवरी के बीच में साउथ गोवा क्विटोल जो जगह है वहां पर इस एनर्जी वीक समिट को क्या है करवाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि दुनिया में सस्टेनेबल जो सोर्सेज हैं या फ्यूचर ऑल्टरनेटिव जो फ्यूल्स हैं उसके ऊपर बात की गई है। जैसे हम लोग लिथियम की बात कर रहे हैं, हम लोग बाकी सारे हाइड्रोजन फ्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये बड़े देर का मुद्दा है, आप देखेंगे बड़े लंबे समय से ये मुद्दा कंटिन्यूशन में है, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि 400 ज्यादा स्पीकर्स हैं, 4000 ज्यादा डेलीगेट्स 100 कंट्री से ऊपर यहाँ पर आए थे ताकि जो अपॉर्चुनिटीज है उसको स्ट्रेंथन अप किया जा सके। और अगर आने वाले समय के अंदर दुनिया में लिथियम को लेकर या बाकी सब चीज़ों को लेकर काम चलता है तो भारत एक मोटा गेम प्लेयर बन के उभर सकता है इस केस के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल एनर्जी कॉन्क्लेव विल बी हेल्ड इन यशोभूमि इन न्यू दिल्ली बिटवीन Feb 11-14 टू 2025। 2025 में 11 से 14 फरवरी के बीच में यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर ये एनर्जी समिट होगा, ठीक है। अपने आप में ये बड़ी बात है यार, छोटी चीज नहीं है। चलिए, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पर्थ, ठीक है। अब इंडियन ओशन है तो लोगों को लगता है इंडिया ही होगा, इंडियन ओशन में यार बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो 7वां कॉन्फ्रेंस था जो कि 9 से लेकर 10 फरवरी और के बीच में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और थीम याद रखिएगा, टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, ठीक है जी। कि किस समय से हम इंडियन ओशन को और स्टेबल और सस्टेनेबल लंबे समय तक उसके ऊपर काम कर सकते हैं। 22 कंट्रीज के लोग इसमें पार्टिसिपेंट रहे, 400 ज्यादा सोशल और कॉर्पोरेट लीडर्स, पॉलिसी पार्टिसिपेंट, स्कॉलर्स, प्रोफेशनल्स इसके पार्टिसिपेंट रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से 40 कंट्रीज वहां पर एक्स्ट्रा एडिशनली भी वहां पर आई जिनको लगता है कि इंडियन ओशन से हमारा काम चलता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The conference, a consultative firm of the countries of the Indian Ocean region, is organized annually by the Ministry of External Affairs in associate with the India Foundation। तो आप याद रखिएगा, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करवाती है विद द इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए जी, भारत रंग महोत्सव ये इस बार मुंबई में हुआ है क्लास, और थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने अपनी 50th एनिवर्सरी जो है वो मार्कआउट की है, पूछा जा सकता है पेपर में। 1 से लेकर 21 फरवरी तक ये हुआ है 15 सिटीज में, जिसमें 150 ज्यादा थिएट्रिकल आर्टिस्ट या थिएट्रिकल जो फॉर्म्स हैं, थिएटर्स जो हैं वो परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा इसमें ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, दिस ईयर इवेंट्स द स्पेशल सिल्वर जुबली, सॉरी माय बैड, इट्स नॉट 50 ईयर, गोल्डन जुबली नहीं है, सिल्वर जुबली है। 25 ईयर्स इसके पूरे हुए हैं और इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली एक बहुत प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, जिसे NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक रंग हाथ जो है वो इसका थीम के तौर पर चल रहा है। ये एशिया फर्स्ट ग्लोबल थिएटर मार्केट है जिसमें दुनिया, भारत के और एशिया के बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट जो हैं, जो लाइटमैन्स होते हैं, जो क्राफ्टमैन्स होते हैं, स्टेज बनाने वाले लोग होते हैं, उन सबको यहाँ पर हुनर दिखाने का मौका मिला, उन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये इंडियन और ग्लोबल थिएटर के लिए अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट था। वर्कशॉप्स यहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, डिस्कशंस हुई हैं, मास्टर क्लासेस दी गई हैं, ठीक है, कि हाउ टू परफॉर्म अ थिएटर एंड हाउ थिएटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर रेगुलर लाइफ, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। चलिए जी, 5 और वेटलैंड्स जो, सॉरी, रामसर साइट्स जो हैं वो भारत में ऐड कर दी गई है, ठीक है। अभी टोटल नंबर हो गया है 80, याद रखिएगा, 5 और ऐड हो गई हैं हमारे पास। कहाँ कहाँ हुई हैं उनको देखते हैं। 3 साइट्स आपके पास अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अघनाशनी एस्चुरी एंड मगाडी कारे कंजर्वेशन रिजर्व्स लोकेटेड इन कर्नाटका, ये 3 कर्नाटका में है। और उसके बाद करईवेती और लॉन्गवुड शोला रिजर्व, ये आपके पास कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। फिलहाल आपको दिखेगा कि भारत में ये एरिया 1.33 मिलियन हेक्टेयर्स का हो गया है, 5500 हेक्टेयर इसके ऐड होने के बाद, ठीक है। तमिलनाडु में फिलहाल सबसे ज्यादा रैमसर साइट्स हो गई हैं, 16 रैमसर साइट्स हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, ठीक है। और इस जगह की अगर बात करें तो ईरान में एक जगह है 1971 में, रैमसर इस जगह का नाम है, जहां पर ये कन्वेंशन साइन किया गया था। और इसके बाद पूरी दुनिया जहां में वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। वेटलैंड्स बेसिकली वहां पे है जहां पे थोड़ा सा दलदली हिस्सा दिखता है, आपको कोई वाटर बॉडी लैंड के बहुत पास दिखे, तो बहुत सारे इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका कंजर्वेशन करना अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्लास, ठीक है। तो अभी 80 रैमसर साइट्स इंडिया में हो गई हैं 5 के एडिशन के बाद, ठीक है जी। 16 सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, ये भी याद रखिए। चलिए, इंडिया मेक्स इट्स एनुअल पेमेंट टू UNO, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया हर साल
32.89 मिलियन का कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है, उसके यूएनओ के रेगुलर बजट में, ठीक है। और इंडिया ज्वाइंड द रोल ऑनर ऑफ 36 मेंबर स्टेट्स हु हैव पेड द रेगुलर बजट ड्यूज टू द यूएन इन द फुल ऑन टाइम। भारत सिर्फ उन 36 कंट्रीज में से एक है जो रेगुलर टाइम पे अपना जो ड्यू है, जो अपना पार्ट है, वो यूएन को देती है ताकि वो अपना बजट बना सके, ठीक है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्लास की, हम लोग हर साल इसको देखते हैं, करते हैं। टोटल बजट यूनाइटेड नेशंस का है 3.59 बिलियंस का, ठीक है, कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूटर है वो यूएस है विद 762.43 मिलियंस, तो अप्रॉक्सीमेट 22% शेयर इसमें यूएन का ही है। इस वजह से आप देखते हैं जब यूएन में वोटिंग होती है तो उसकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको वेटेज मिलती है। तो अगर यूएस ने वोट डाली है तो वो 22% वेटेज उठाता है वोटिंग का, ठीक है। जो अपने आप में भारत का जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेट 1% के आसपास ही बैठता है, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास है। चलिए, फर्दर इंडिया 38th इन द लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस। 139 कंट्रीज का एक इंडेक्स निकाला गया, लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। उसमें भारत का जो रैंक आया है वो कितना आया है, 38 आया है, ठीक है। 2014 में जब ये रैंक निकाला गया था तब भारत का रैंक 54 था। तो पिछले 10 साल के अंदर भारत की लॉजिस्टिकल जो अप्रोच है वो बहुत बड़ी है। भारतमाला, सागरमाला जो प्रोजेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं वो लॉजिस्टिकल को लेकर ही है। सर्विस कैसे और बेहतर की जा सकती है, कैसे जो गुड्स की मूवमेंट है उसे और स्विफ्टन अप किया जा सकता है, इससे ना क्लास, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हिटलर ने ये बात कही थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कि किसी मुल्क की तरक्की देखनी हो तो उस मुल्क की सड़कों को देखो, ठीक है। अगर आपके मुल्क की सड़कें अच्छी हैं, आपके मुल्क का रेलवे अच्छा है, आपके कनेक्टिविटी अच्छी है, तो नेचुरल सी बात है उस मुल्क की तरक्की बहुत होती है। और ये उस समय लोगों को शायद नहीं समझ में आई होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिटलर ने उस वक्त उस बात को प्रूफ कर दिया था। अभी भी आप देखेंगे तो पिछले 10-12 साल में भारत में रेलवे लाइन को बिछाने का काम हो, पोर्ट्स डेवलप करने का काम हो, रोड्स बना के उसकी कनेक्टिविटी, हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने का काम हो, ये अपने आप में बड़ी शानदार स्पीड पर चल रहा है। तो इसकी वजह से आपको दिखेगा कि भारत की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। आगे कंपटीशन बहुत टफ है, वहाँ तक compete करने में, यहाँ तक बने रहने में ही बड़ी मशक्क़त होगी, बट ठीक है, ये एक अच्छा रैंक है क्लास। अगर मैं बात करता हूँ, सिंगापुर एज यूजुअल आपको फर्स्ट नंबर पे दिखेगा, सेकंड नंबर पे आपको कौन दिखेगा इसके अंदर, फिनलैंड आपको दिखाई देगा, ठीक है। फर्दर इंडिया प्लेस्ड 85th इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, आपको दिखेगा। हमारा रैंक थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। 6 कंट्रीज जो पहले नंबर पे रही हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। इसमें मजे की बात यह है क्लास की अभी तक ना इसमें जापान का और सिंगापुर का बड़ा जबरदस्त होल्ड था, लेकिन कुछ समय से, पिछले 1.5-2 महीनों से आपको दिखेगा कि यूरोपियन कंट्रीज ने यार बड़ी ट्रिमेंडस जॉब की है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ये कंट्रीज अब आपको 194 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्रीज मिलती है। अगर आप एक जर्मन पासपोर्ट होल्डर हैं तो यू डोंट नीड वीज़ा, यू जस्ट हैव अ पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट शो करो और यू कैन ट्रैवल द 194 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो 85th रैंक है क्लास। अभी ध्यान रखिएगा ये ना भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका मंथली आने लग गया है, तो उस समय पर क्वेश्चन का थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। एनुअल इंडेक्सेस पहले आते थे वो ज़्यादा बेटर थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये मंथली आने लग गया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ होने लग गई है, ठीक है। ये मंथली इंटरवल्स पे आने लग गया अब। तो 199 पासपोर्ट्स को ये कवर करती है। बॉटम पे आपको अफगानिस्तान दिखेगा जिसके पासपोर्ट के साथ आप सिर्फ 28 कंट्री में एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद फिर बाकी शायद किसी कंट्री में एंट्री ना मिले आपको। तो इंडिया में आपको दिखेगा कि रैंक हमारा नीचे गया है, लेकिन नंबर हमारा बड़ा है। 60 से 62 कंट्रीज में हम लोग अभी ट्रैवल कर सकते हैं। पहले एक 60 कंट्रीज हुआ करती थी, अभी हम 62 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इंडिया स्लिप्स 8 स्पोर्ट्स इन द करप्शन इंडेक्स। भारत में करप्शन बढ़ता जा रहा है ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी की सरकार कहती है हमने करप्शन को रोका है, लेकिन इंडेक्स कुछ और कहता है। द ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2023, जिसे बर्लिन बेस्ड एक एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, उसने इंडिया को 93 रैंक पे रखा है आउट ऑफ द 180 कंट्रीज। 2022 में हम 85th रैंक पे थे, अभी खिसक के हम लोग 93 पे हो गए हैं, ठीक है। स्कोर हमारा हालांकि एक ही पॉइंट से नीचे गया है, 39 से 40 पर आए, लेकिन उस एक पॉइंट की वजह से हम लोग 8 रैंक नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान हमसे पीछे है, थोड़े लोग इसी बात की खुशी मना लेंगे कि 133 पे है। दुनिया में नंबर 1 पे आपको दिखेगा कि डेनमार्क है जिसका स्कोर 90 है, फिनलैंड 87 है, न्यूजीलैंड 85, नॉर्वे 84। बच्चे होते हैं ना क्लास में टॉपर टाइप, ये वही है। फिर एक होते हैं जो पॉइंटों पे पास होते हैं, वो हम लोग हैं। तो हम पॉइंटों पे पास हैं, और दिस कंट्रीज जो हैं वो आपकी
टॉपर वाली श्रेणी में आती हैं। ठीक है, 180 रैंक आया सोमालिया का, सबसे कम स्कोर है, 11 फेल है और करप्शन के मामले में फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, द इंडेक्स लिस्ट कंट्री बाय द परसीव्ड लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन, तो ध्यान रखिएगा इसमें ज्यादा करप्शन जो काउंट हो रही है वो पब्लिक सेक्टर की काउंट होती है, सरकारी डिपार्टमेंट्स के जो बुरे हाल है। प्राइवेट में तो यार कायदे से देखा जाए तो करप्शन करने के चांसेस उतने नहीं होते जितने लोग सोचते हैं, सरकारी में काम ज़्यादा गड़बड़ करता है। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है, 0 हाईली करप्ट माना जाता है और 100 को क्लीन माना जाता है। क्लीन तो कोई कंट्री नहीं है, लेकिन जो कंट्रीज अब आपकी वेरी डर्टी की कैटेगरी में आती हैं वो आपकी इस इंडेक्स में आती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मेरा पहला पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। बहुत जल्दी मैं आपके साथ सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, तब तक इसको आप पढ़िए, क्रक्स लीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल डेफिनेटली गोना रिप्लाई यू बैक। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे अपने एमसीक्यूज ट्राई कीजिए, डेफिनेटली इट विल गोना स्ट्राइक टू योर पेपर्स। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, आई होप दिस सेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।